वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण अकेडमी। आज का जो लेक्चर है इसमें एच वर्मा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 46 तक का हम सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ऑलरेडी हमने रिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखिए कहता है आपके पास रिंग है, इसके एक्सिस पे क्या होता है कि सेंटर पे जो फील्ड होता है वो 0 होता है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं फील्ड क्या होता है, बढ़ते जाता है और एक ऐसा पोजीशन आता है वहां से फील्ड घटने लगता है। तो मान लेते हैं, देखिएगा मैं दिखा रहा हूं, ये ब्लैक कलर के पेन से यहां से फील्ड इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, यहां जाके अब देखिए ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड यहां से डिक्रीज करने लगा, ये जो फील्ड है इस जगह से डिक्रीज करने लगा। हम कह सकते हैं ये जो हमें पॉइंट मिला, यहां पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे जहां तक के इंक्रीज हुआ अब और इंक्रीज नहीं करेगा, इसका मतलब है कि यहां फील्ड मैक्सिमम है। तो हमें वही डिस्टेंस निकालना है एक्सिस पे, कौन से डिस्टेंस पे, कहां से, सेंटर से फील्ड मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फील्ड का वैल्यू क्या होता है सेंटर पे। सपोज हम जानते हैं कि ये हमारा P पॉइंट है, x डिस्टेंस पे है इस सेंटर से और इसका जो रिंग का रेडियस है वो है कैपिटल R। तो इसका जो फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, इस पे चार्ज जो है आपका वो कैपिटल Q दिया है, तो यहां पे कैपिटल Q लिख लीजिए, कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 और यहाँ पे x लिख लीजिए। हमें पता है रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड है उसका वैल्यू इतना होता है। ये आपका फील्ड का वैल्यू है। अगर ये डेरिवेशन आपको नहीं पता है कि ये वैल्यू कहां से आया, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको दिखा रहा होगा सजेशन, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। फील्ड कहां पे, ये क्वेश्चन ही समझिए, वहां पे फील्ड मैक्सिमम कहां है, उसका ग्राफ कैसे होगा, कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे कैसे डिक्रीज कर रहा है, सब आपको आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सजेशन आ गया होगा, आप वहां क्लिक कीजिए, इस पे पूरा चीज आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम अब यहाँ पे डेराइव नहीं करेंगे ये फॉर्मूला, सिर्फ हमने लिख लिया, ये आपका फील्ड है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, 1/4πε0 Q, ये सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। जो आपका वेरिएबल टर्म है वो है x, x के वेरी होने के साथ आपका फील्ड घट रहा है और बढ़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर फील्ड टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम फील्ड के लिए हम जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमा लगाते हैं। मैक्सिमम पॉइंट पे जो पिक होता है, आपने पढ़ा होगा, वहां पे जो स्लोप होता है 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन E विद रिस्पेक्ट टू x, dE/dx क्या है, स्लोप ही तो है। तो dE/dx कहने का मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, x चेंज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वही कहता है कि dE/dx मतलब चेंज इन E विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0, है कि नहीं। इस चीज को मैं इरेज करके थोड़ा साइड में लिख देता हूं, जगह की कमी हो जाएगी। E जो है ये है K, कैपिटल Q था, कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू एक्स। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहला चीज K और Q को बाहर ले लीजिए। तो हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है,
dx d dx और e x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये टर्म जो है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, ये देखिए ये क्या है, हम जानते हैं कोसेंट रूल क्या होता है, u अपॉन v। u अपॉन v का डिफरेंशिएशन बताइए, u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर। जानते होंगे, बहुत सिंपल सा चीज है, पूरा 11th आपने किया होगा ये चीज। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट, इसका v स्क्वायर मतलब v आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर है कि नहीं। अब x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में, और जो v है इसे एज इट इज छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस u को एज इट इज छोड़ दीजिए, u इज x, और v को डिफरेंशिएट कीजिए, v ये वाला टर्म है, मतलब 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, 2x इज इक्वल टू 0। ये टर्म फिर से इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही हम यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन ले लें। चलिए एक और टर्म लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस ये 2 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से और यहां से ये वाला जो टर्म है हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी तो है ना, इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। तो हम यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ को कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहां सिर्फ बच जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको तो कॉमन ले लिए, तो इज इक्वल टू 0। ये वाला फिर से उधर जाके डिवाइड होगा और 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, आर स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे, 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और x स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बाई 2, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2, यही आ जाएगा। तो कहता है यही वो डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर ऑफ द रिंग से। कहने का मतलब है कि r बाई रूट 2 यहां से जाएंगे, इस रिंग का रेडियस है कैपिटल R, यहां से r बाई रूट 2 तक जाएंगे तो आपका जो फील्ड है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा उस जगह पे, और इधर माइनस r बाई रूट 2 पे। आंसर में हालांकि सिर्फ r बाई रूट 2 दिया है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है, वो सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ भी फील्ड निकलेगा ना, तो हमने इधर माइनस r बाई रूट 2 और इधर प्लस r बाई रूट 2 लिख लिया। आपके आंसर में सिर्फ प्लस बाई रूट 2 दिया है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड टोटल चार्ज माइनस q, टोटल चार्ज स्मॉल q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। देखिए कहता है आपके पास एक वायर है जिसे आपने क्या किया, रेगुलर हेक्सागन के फॉर्म में आपने क्या कर दिया, बेंड कर दिया इसको, इसका रेगुलर हेक्सागन का फॉर्म दे दिया। अब कहता है कि इस पूरे पे चार्ज है जो Q है, ये पूरा जो है आपका चार्ज हो गया है, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस हेक्सागन। लास्ट में कुछ कहता है कि यू मे आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। कहता आप बिना कैलकुलेशन किए भी इसको सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए कि हेक्सागन का जो किसी भी पॉलीगॉन का
किसी भी पॉलीगॉन का जो हम इंटरनल एंगल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, n-2 into 180। n क्या है आपका, कितने साइड्स हैं, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n 6 - 2 into 180 मतलब 720 डिग्री टोटल आ गया। अब इसका जो टोटल एंगल का ये फॉर्मूला है, तो एक एंगल रेगुलर पॉलीगॉन है तो उन सभी का एंगल जो है इंडिविजुअल एंगल वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कितने एंगल है 6, तो सभी एंगल 120 डिग्री के इक्वल होंगे। चलिए ये 120 डिग्री, सभी 120 डिग्री। अब देखिए ये इसका सेंटर, सभी को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। हमने एक चीज पढ़ा है कि किसी भी रॉड के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट है तो इस रॉड को, ये जो रॉड है वो चार्ज है, इस पे कुछ अमाउंट ऑफ कितना है Q/6, Q/6 अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इस P पॉइंट पे जो कुछ डिस्टेंस पे है, हमने क्या देखा था, कैलकुलेशन देखा था पिछले कौन से क्वेश्चन में देखा था, 41 नंबर क्वेश्चन में, हाँ 41 नंबर क्वेश्चन में। और इस चीज के लिए हमने एक डेरिवेशन किया था जो कि डायरेक्टली नहीं किया था, मैंने आपको सजेस्ट किया था। इस क्वेश्चन में भी आपको दिखा रहा होगा, आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको ये पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा कि एक चार्ज रॉड के कारण किसी परपेंडिकुलर पॉइंट पे कितना फील्ड होता है कि नहीं। तो देखिए ये पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप देख लीजिए वहां जाके। देखिए कहता है कि इसका लेंथ जो भी है, मान लेते हैं पूरा L था तो ये L/6 होगा। L/6 लेंथ के कारण और Q/6 चार्ज के कारण यहां पे हमने फील्ड देख लिया E है। ये सेम सिमेट्रिकल है, ये इसका भी L/6 और ये भी Q/6, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60। हमने इस केस में हेक्सागन के केस में, रेगुलर हेक्सागन के केस में जब सेंटर से मिलाएंगे तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो देखिए सभी 60 के इक्वल है, तो ये E, इसके कारण इधर E, ये वाले इसके कारण इधर E। हम मान लिए सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि सभी पे सेम चार्ज है और डिस्टेंस भी सेम है। इसके कारण E, इसके कारण इधर E, इस चीज को इरेज कर दो, और ये वाले चार्ज के कारण इधर E, और इसके कारण चार्ज कारण इधर। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सभी का मैग्नीट्यूड E ही तो है। उसका डेरिवेशन आप देख लीजिए उधर, तो ये E, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और ये इसको कैंसिल करेगा। तो एक पॉइंट पे 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, बट सभी एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, कोई नेट फील्ड नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था, 43, या ये क्वेश्चन नंबर 43 है। तो चलिए इसे नोट क्या करना है, तो काफी आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल A carries a total charge capital Q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric, हाँ देखिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। देखिए ये आपका चार्ज्ड रिंग है, ये चार्ज रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है। कहता है इस पे एक dl लेंथ कट कर लिया जाता है। इस पे चलिए अगर dl लेंथ कट नहीं किया जाता है तब क्या होगा। देखिए हम अगर इस पे कुछ एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट, तो इस पे कुछ चार्ज है तो इसके कारण इस पे इधर फील्ड लगेगा। इसके ऑपोजिट वाले एलिमेंट, सेम एलिमेंट इधर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। वैसे ही
इसका ऑपोजिट वाला इधर, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो फील्ड है एक सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ने कहा है कि हमने एक लेंथ कट कर लिया, एक छोटा सा जो लेंथ है dl हमने कट कर लिया। तो देखिए इधर वाला एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट के फील्ड को कैंसिल करेगा, इधर वाला एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट के फील्ड को कैंसिल करेगा। लेकिन क्या ये जो फील्ड होगा, सॉरी यहां पे तो फील्ड नहीं होगा, इसका ऑपोजिट वाला एलिमेंट इधर जो फील्ड लगाएगा क्या ये कैंसिल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां तो कोई चार्ज ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके सामने सभी एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सभी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जहां पे कटा हुआ है इसका ऑपोजिट वाला एलिमेंट इधर जो फील्ड लगाएगा तो उसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये जो dl लेंथ के कारण आपका फील्ड होगा वही नेट फील्ड होगा सेंटर पे। तो देखिए कहता है नेट फील्ड क्या होगा। सबसे पहले इस पे चार्ज निकाल लेते हैं कि dl पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। हम जानते हैं लैम्डा क्या होता है, dq अपॉन dl। तो dq क्या होगा, लैम्डा dl। dq लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन l कितना है 2 पाई r, नहीं 2 पाई a उसका रेडियस गिवन है, इनटू dl। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऑपोजिट वाले एलिमेंट पे है, तो इसी एलिमेंट के कारण यहां पे फील्ड होगा। तो देखिए हम निकालते हैं dE क्या होगा, मतलब फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, मतलब dq अपॉन a स्क्वायर। यही है ना, इसके और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है a, मतलब रेडियस आपको गिवन है कि स्मॉल a है, तो a स्क्वायर। तो d को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इज, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो q अपॉन 2 पाई a, हाँ, इंटू dl अपॉन a स्क्वायर भी तो है। तो देखिए आपका जो फील्ड आएगा q इंटू dl, एक कैपिटल dl दिया था, 4 2 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो यही आपका फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ये अमाउंट ऑफ फील्ड सेंटर पे लगेगा कब, जब आपने dl लेंथ को कट कर दिया है। चलिए नोट डाउन कीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल था ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। और हाँ एक बात बता दो, ये क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान, बहुत इजी सवाल है, लेकिन बहुत जगहों पे आपको इंटरनेट पे और दूसरे जगहों पे जो सोल्यूशन है वहां पे अक्सर लोगों ने गलती कर देते हैं और किया भी है उन्होंने डायरेक्ट उस चार्ज के कारण निकाल दिया। मैं बताता हूं क्या गलती कर रहे हैं लोग। ये आपके पास क्यूब है, क्वेश्चन कहता है a positive charge capital Q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center। एक कंडक्टिंग क्यूब है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। तो कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। अब बहुत लोगों ने क्या किया है कि ये Q है, डिस्टेंस D है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन D स्क्वायर, एंड दैट्स द गिवन आंसर। यही आंसर गिवन है, हो गया सवाल। बट ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही ये नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है, जैसे हमने क्या देखा था कि अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मान लेते हैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण इस पे इंडक्शन होगा। तो ये जो Q है इसके कारण इस सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे,
और कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? निगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया, या सॉरी कितना भी चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, जो भी चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ, इस क्यू के कारण यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। कहता है जो सरफेस पे चार्ज अपीयर हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ना कि ये क्यू और डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट, हाँ निकालना तो है इस पॉइंट पे, लेकिन किसके कारण? इस सरफेस पे जो चार्ज अपीयर हुआ है उसके कारण। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि हम जानते हैं मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। वो कैसे? मैं प्रूफ कर देता हूं। देखिए हम जानते हैं कि फोर्स इन एनी मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी Q1 Q2, या फिर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए ना, Q/r², यही होता है। और हम क्या जानते हैं? E मीडियम अगर हम लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r²। What is epsilon r? It is the relative permittivity of that medium in which you are calculating the value of electric field. तो ये उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, और हम लोग कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग इन द मेटल। हम लोग मेटल में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेटल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी होता है इंफिनिटी। तो चलिए ई मेटल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंफिनिटी Q/r²। एवरीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, या फिर इसको एक स्टेप और लिख लें, 1/इंफिनिटी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? E0/इंफिनिटी विच इज जीरो। तो मेटल के अंदर आपका जो फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो फिर तो भाई साहब आपने गलती कर दी है। अगर आपने यहां से फील्ड निकाला और वो इधर निकाल दिए, हमने मेटल के अंदर तो फील्ड दिखा दिए कि इस पॉइंट पे फील्ड लग रहा है, और कितना लग रहा है? KQ/d², जो कि सरासर गलत है, ये हो नहीं सकता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट कहां है यहाँ पे। देखिए कहता है कि मेटल के अंदर फील्ड तो जीरो होता है। कहने का मतलब है कि जितना फील्ड ये कैपिटल क्यू लगाया होगा, ये कैपिटल क्यू जितना भी फील्ड इस पॉइंट पे लगाया होगा, इसके ऑपोजिट फील्ड ये निगेटिव चार्ज इस तरफ लगा दिया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? देखिए ये मान लेते हैं हम कि क्यूब के सेंटर को हम बाहर निकाल लिए, और ये डी डिस्टेंस पे आपका कैपिटल क्यू चार्ज था। इस क्यू चार्ज के कारण इधर फील्ड लगा होगा, इस क्यू चार्ज के कारण इधर फील्ड लगा होगा। तो ये जो इसके सामने वाला जो सरफेस है, इस पे भी तो कुछ चार्ज अपीयर हुआ, और वो जो चार्ज है वो क्या करेगा? इधर फील्ड लगाया होगा। तो कितना? जितना ये फील्ड लगा। सपोज इसका मैग्नीट्यूड हमने E' ले लिया, तो ये जो प्लेट है निगेटिवली चार्ज, वो भी E' मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा जीरो होता है। आप इस बात को मैंने यहां पे प्रूफ किया। मेटल के अंदर फील्ड हमेशा और हमेशा जीरो होता है। फील्ड हो या फोर्स हो, दोनों भी जीरो होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मान लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड E' था। तो ये जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ इस सरफेस पे, वो भी तो एक फील्ड लगाएगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो चार्ज के तरफ एक फील्ड, उतना ही अमाउंट ऑफ फील्ड हमने इधर देखा E' लगा, तो इस डायरेक्शन में भी E' ही लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टिल फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। तो देखिए यहां पे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। तो हम क्या लिखेंगे? E इंड्यूस्ड प्लस E ड्यू टू Q इज जीरो। अगर हम वेक्टर के टर्म में लिखें तो दोनों क्या है? जीरो है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो E इंड्यूस्ड हम क्या लिख सकते हैं? E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस EQ। तो E इंड्यूस्ड को क्या लिख सकते हैं? माइनस K को लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/d², क्योंकि EQ कितना होगा? Q इस पे जो
फील्ड लगाएगा वो तो इतना ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस d है और चार्ज q है, तो ये आपका फील्ड आ जाएगा। निगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स द चार्ज q होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था। फील्ड के अंदर सॉरी मेटल के अंदर फील्ड 0 होता है, ये चीज याद रख लीजिए, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 का एक्सप्लेनेशन है। माइनस क्यू क्या दिखा रहा है, जो अमाउंट होगा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा 1/4πε0 q/d²। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये होगा टूवर्ड्स द चार्ज q, चार्ज q के डायरेक्शन में होगा। वो फील्ड कौन लगा रहा है, वो इस सरफेस लगा रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 45 और आज का आखिरी सवाल करते हैं 40 नंबर 6। तब तक आप ये वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए अच्छी बात है। अ पेंडुलम bob of mass 80 gram and carrying a charge 2 × 10⁻⁻8 coulomb is at rest in uniform horizontal electric field of value 20 kV/m. Find the tension in the thread. देखिए इस चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। ये है आपका पेंडुलम बॉब, ऐसे इस पे चार्ज Q है। जैसे ही इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है 20 किलोवोल्ट का, मतलब 20 × 10⁻³ 3 वोल्ट का, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमने फील्ड लगाया तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा। जब ये चार्ज है, चार्ज क्या होगा, चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इधर हो जाएगा। पहले जो वर्टिकल के साथ एंगल 0 था, आप देख सकते हैं वर्टिकल के साथ एंगल 0 था, जैसे जैसे ये इधर जाएगा क्या होगा, ये एक एंगल बनेगा और ये ऐसे जाके रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो mg फोर्स के कंपोनेंट को क्या कर दिया, बोलिए, mg और टेंशन के वजह से ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। ये आपका पेंडुलम बॉब, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, E का वैल्यू है 20 किलोवोल्ट, 20 किलोवोल्ट नहीं है, 20 किलोवोल्ट पर मीटर है। तो देखिए हमने ये पहले ऐसा था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। हमने मान लिया ये एंगल थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगाएगा Q × E। चार्ज का अमाउंट जो है, लेट मी चेक, चार्ज का जो अमाउंट है Q है 2 × 10⁻⁻6 नो इट्स 8 कूलम। और जो फील्ड है वो तो हमने लिख दिया 20 किलोवोल्ट पर मीटर, और कुछ दिया, हाँ, मास ऑफ द बॉब दिया है 18 मिलीग्राम। तो हम इसे क्या लिख लें, 18 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। हाँ, और कहता है इस रस्सी में जो टेंशन आ रहा है ना, इस रस्सी में जो टेंशन आ रहा है वो टेंशन कैलकुलेट कीजिए। रस्सी में टेंशन आ रहा था ना, देखिए ना, ये अभी भी लटका है, अभी भी टेंशन आ रहा है। जैसे जैसे ये जाएगा ऐसे टेंशन इस पे क्या होता जाएगा, वैरी करेगा। तो बोलता है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो वो टेंशन कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल हमने और कई कर चुके हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसका एफबीडी ड्रॉ कर लें। इधर क्यू ही लग रहा है और इधर mg लग रहा है। इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो इधर लगेगा t cos थीटा y cos थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा ऑल्सो। और ये वाला क्या होगा, ये t
साइन थीटा होगा। स्टूडेंट्स अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये आपका बॉब था। देखिए हम लिख लेते हैं इक्वेशन, QE इज इक्वल टू टी साइन थीटा और mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। QE टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, mg टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, एंड द बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। हम चलिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्क्वेयरिंग both the equation and then adding both of them, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले इक्वेशन का स्क्वायर QE स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। mg का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए 3 + 4, तो QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो t का जो कैलकुलेशन है वो क्या आएगा, अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दें, Q इज 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू E इज 20 किलोवोल्ट, मतलब 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, इसका स्क्वायर, प्लस m इज 80 इंटू 10⁻⁻6, 80 इंटू 10⁻⁻6 एंड G इज 9.8 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 8.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये टेंशन आपके स्ट्रिंग में आएगा। कुछ नहीं किया, दो इसको हमने टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, और फिर इनको टी साइन थीटा को QE से बैलेंस कर दिया और mg को टी कॉस थीटा से बैलेंस कर दिया। हमारे पास दो इक्वेशन आए, दोनों का स्क्वायर किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1, और t इज इक्वल टू इनके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।